हेलो बच्चों, आज चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट इज डिनोटेड बाय वीडी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये बढ़िया सा कॉन्सेप्ट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मीनिंग समझने से पहले हम थोड़े बहुत कंडक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंडक्टर की बात करें तो ये है कंडक्टर हमने रूम टेम्परेचर पर रखा है, उसमें काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कंडक्टर में काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं वैल्यू की बात करूं, जनरली मैं वैल्यू की बात करूं तो 10 पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर 10 पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जनरली इन रूम टेम्परेचर। तो होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो रूम टेम्परेचर पर थर्मल एनर्जी की वजह से रैंडमली इधर उधर, ये मान लो कि इधर गया, 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 मतलब रैंडमली ऑल ओवर डायरेक्शन में ये जो इलेक्ट्रॉन है वो थर्मल एनर्जी की वजह से रैंडमली ऑल ओवर डायरेक्शन में घूमते होंगे। अब होगा क्या कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जाते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। तो होगा क्या कि जो नेट फ्लो होना चाहिए वो नहीं होगा, तो नेट फ्लो कितना हो जाएगा, 0। अगर हम मान लेते हैं थर्मल एनर्जी की वजह से क्या होगा, कि फिर से मैं रिपीट करता हूं कि थर्मल एनर्जी की वजह से ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है, अभी मैंने नंबर लिखा है 10 पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर, मतलब 1 मीटर क्यूब में 10 पावर 28 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो सारे इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी की वजह से इधर उधर घूमेंगे। लेकिन जितने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जाएंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जाएंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, नेट फ्लो 0 होगा। अब मान लेते हैं कि भाई ये इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 नंबर का है, ये 2 नंबर का है, ये 3 नंबर का है। तो हम पहला जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड जो है वो u1 है, ऐसा मान लेते हैं। पहला वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड जो है वो कितने हैं, u1। ये u1 स्पीड किसकी वजह से है, थर्मल एनर्जी की वजह से है, तो हम उसको थर्मल स्पीड भी बोल सकते हैं। तो थर्मल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन के पास जो स्पीड है वो u1 है। दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड u2 है। तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो u3 है। अगर मान लो कि ये पूरा कंडक्टर है, उसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो nवें नंबर के इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, un होगी। तो हर एक के पास कुछ ना कुछ स्पीड है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तो नेट फ्लो 0 होगा। तो ये सभी का अगर हम एवरेज निकाले, ये पहला का एवरेज स्पीड है, ये दूसरा का स्पीड है, ये तीसरे नंबर का इलेक्ट्रॉन का स्पीड है, चौथे नंबर का, उसके बाद nवें नंबर के इलेक्ट्रॉन का स्पीड है। अगर हम इसका एवरेज निकाले, एवरेज स्पीड की बात करें, हम ये सारे इलेक्ट्रॉन की एवरेज स्पीड निकाले तो क्या हो जाएगा, u1। अगर हम इसको डायरेक्शन की बात करें तो एवरेज स्पीड की बात करें, एवरेज वेलोसिटी की बात करें, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अप टू un डिवाइडेड बाय n, और ये कितना हो जाएगा, 0। समझ में आया पूरा। ये जो है वो वेलोसिटी थी u1 u2 u3 un, लेकिन ऑल ओवर डायरेक्शन में वो रैंडमली घूमते हैं, उनकी वजह से उसका एवरेज वेलोसिटी में लिखता हूँ यहाँ पर। तो एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो एवरेज वेलोसिटी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इज 0। अब क्या होगा कि हम इसको बैटरी प्रोवाइड करते हैं। इनिशियली कुछ कंडीशन ऐसे है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं धीरे धीरे आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर ले जाऊंगा, लेकिन अभी कहानी स्टार्ट हुई है तो थोड़ा बहुत समझते रहो। फिर से मैं रिपीट करता रहता हूँ कि अभी हमने बैटरी कनेक्ट नहीं की है, नॉर्मली कोई एक वायर का टुकड़ा है जिसको हम बोलते हैं कंडक्टर,
कंडक्टर को रूम टेम्परेचर पर रखा है और उस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि उसमें काफी सारे इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर मैंने नंबर भी लिखा है 10 पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर। तब पहले की जो वेलोसिटी होगी u1, दूसरे की u2, u3, un, लेकिन ये सारे ऐसे घूमते हैं ताकि उनकी एवरेज वेलोसिटी होगी वो कितनी मिलेगी, 0। अब क्या करना है हमें कि इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तब कहानी में कुछ ट्विस्ट आ जाएगा। क्या ट्विस्ट आएगा उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बैटरी के साथ ये कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया, तो होगा क्या कि यहाँ पर सिचुएशन कुछ अलग हो जाएगी। यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आ गया। जब भी हम बैटरी प्रोवाइड करते हैं तब ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मान लो कि यहाँ पर E जितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ और V जितना पोटेंशियल डिफरेंस वाली बैटरी यहाँ पर है, E जितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ और ये E जितना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स क्रिएट करेगी। वो फोर्स कितना होगा, तो माइनस ई जितना फोर्स होगा। ये माइनस ई जितना फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पर। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्चुअली कहाँ से कहाँ होती है, ये मान लो कि पॉजिटिव है, ना मान लो कि नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। लेकिन यहाँ पर फोर्स जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जाएंगे किस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। तो यहाँ पर ये बैटरी कनेक्ट करने की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने की वजह से इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा और वो फोर्स कहाँ पर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और उनकी वजह से इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास अगर m ले लेते हैं तो F बराबर क्या हो जाएगा, ma इज इक्वल टू माइनस ई, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ई डिवाइडेड बाय m। तो इतना एक्सेलरेशन लगेगा इलेक्ट्रॉन पर और इसी एक्सेलरेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस तरफ जाएंगे, टुवर्ड्स द पॉजिटिव। अब होगा क्या कि पहले सिचुएशन कुछ अलग थी जब बैटरी हमने कनेक्ट नहीं की थी तब, लेकिन अब बैटरी कनेक्ट कर दी है तो इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, एक्सेलरेशन लगता है और उस एक्सेलरेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में जाएंगे। अब होगा क्या कि समझ लो कि पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, अब होगा कि जैसे ही एक्सेलरेशन लगा तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ गए तो यहाँ पर पॉजिटिव आयन भी होंगे, दूसरे कुछ इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो ये एक्सेलरेशन की वजह से यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन है, समझना पूरा कॉन्सेप्ट, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, एक्सेलरेशन की वजह से उसने कुछ वेलोसिटी गेन की, तो वेलोसिटी गेन की, लेकिन यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन या फिर दूसरा कोई पॉजिटिव आयन है वहां पर उसका कोलाइजन हुआ तो उसने वेलोसिटी जो है वो लॉस कर दी। हुआ क्या, यहाँ से वेलोसिटी गेन की इस ड्यूरेशन में और यहाँ पर उसने वेलोसिटी लॉस कर दी। तो ये जो ड्यूरेशन मिला मतलब ये, अब क्या होगा कि यहाँ पर उसने लॉस कर दी, फिर से वो गेन करेगा एक्सेलरेशन की वजह से, तो फिर से आगे वेलोसिटी के हिसाब से आगे जाएगा, फिर यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर से वो वेलोसिटी क्या कर देगा, लॉस कर देगा। तो ये पहला कोलाइजन हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कोलाइजन, फिर दूसरा कोलाइजन। तो ये तो सक्सेसिव कोलाइजन हुए, उसके बीच का जो टाइम है उसको हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, टाउ। तो मान लो कि वो टाइम जो है वो टाउ है, मतलब मान लो कि पहला जो इलेक्ट्रॉन है उसकी बात करें तो वो टाउ 1 जितना वो टाइम है। दो सक्सेसिव कोलाइजन के बीच का जो टाइम है वो कितना है, टाउ 1 है। समझना पूरा कॉन्सेप्ट। तो ये कोलाइजन हुआ, यहाँ पर कोलाइजन हुआ, ये दो कोलाइजन के बीच का जो टाइम है वो कितना है, टाउ 1 है। और उस वक्त उसने जो स्पीड गेन की वो मान लो कि v1 होगी, तो v1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, पहले थर्मल स्पीड या फिर थर्मल वेलोसिटी कितनी थी, u1 थी,
यहाँ पर जब था तो वो u1 जितने स्पीड से घूम रहा था, लेकिन जब बैटरी हमने अप्लाई की, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस पर एक्सेलरेशन लगेगा और उस एक्सेलरेशन की वजह से वो कुछ वेलोसिटी पर्टिकुलर डायरेक्शन में गेन करेगा। तो वो कितना गेन करेगा, तो u1 प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाउ1। ये आपको समझ में आ गया होगा। v1 बराबर u1 प्लस a टाउ1, अगर हम वेक्टर में लिखे तो ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर। सेम थिंग दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है, ये हमने एक इलेक्ट्रॉन की बात की, सेम थिंग दूसरा इलेक्ट्रॉन की जिसकी स्पीड पहले कितनी थी, u2 थी, जब बैटरी लगाई तब एक्सेलरेशन की वजह से उसका जो टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम मान लो कि टाउ t है 2 है, तब उसने स्पीड कितनी गेन की, v2 जितनी। अगर हम vn की बात करें तो un प्लस कितना हो जाएगा, ये बार टाउ n। तो टोटल स्पीड अब हमें क्या होगा कि हर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में जा रहा है। पहले क्या था, विदाउट बैटरी, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो डायरेक्शन थी वो रैंडम थी, मतलब जितने इस तरफ गए उतने वापस आएंगे, और उसकी वजह से जो नेट वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 0, मतलब एवरेज वेलोसिटी थी वो 0 थी। लेकिन अब क्या होगा कि सभी इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पर्टिकुलर वन डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं और उनकी वजह से कुछ ना कुछ वेलोसिटी मिलेगी। तो हम इसका एवरेज करें, तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी इसकी करें तो एवरेज वेलोसिटी v बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 बार प्लस v2 बार प्लस अप टू vn बार डिवाइडेड बाय n। अगर हम अभी आगे लिखें तो यहाँ पर v1 बार की जगह हम क्या लिख सकते हैं, u1 बार प्लस a बार t टाउ1 प्लस u2 बार प्लस a बार टाउ2 प्लस अप टू un प्लस un बार प्लस a टाउ n डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, n। यहाँ पर आप u1 प्लस u2 प्लस अप टू un को एक साथ लिख दो, u1 प्लस u2 प्लस अप टू यहाँ पर un को एक साथ लिख दो, प्लस यहाँ पर a बार कॉमन है, तो यहाँ पर a बार को कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में आ जाएगा टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ n। यहाँ पर होल डिवाइड बाय n, तो मैं दोनों को अलग अलग n के साथ डिवाइड कर देता हूँ। लेकिन ये तो क्या था, 0। हमने ऑलरेडी आगे देख चुके हैं कि एवरेज, जब थर्मल स्पीड का एवरेज मिलता था, जब बैटरी नहीं थी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तब एवरेज वेलोसिटी कितना था, 0। तो ये तो 0 है। तो अब यहाँ पर a बार और टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस अप टू टाउ n डिवाइड बाय n, उसको मैं नाम देता हूँ टाउ, where tau is equal to relaxation time, where tau is equal to relaxation time, और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस अप टू टाउ n डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, n। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम। ये हमें क्या मिला, vm बार या फिर v बार बोल सकते हो। इतना समझ में आ गया पूरा। तो ये जो है v बार, अगर हम यहाँ पर 0 हटा दें तो v बार बराबर क्या लिख सकते हो आप, a बार इंटू टाउ। तो v बार इज इक्वल टू a बार इंटू टाउ। ये जो फॉर्मूला मिला हमें, मैं यहाँ पर फिर से एक बार लिख देता हूँ कि यहाँ पर 0 प्लस a बार इंटू टाउ किसके बराबर, v एवरेज बराबर, मतलब एवरेज वेलोसिटी के बराबर। तो a बार इंटू टाउ किसके बराबर हो जाएगा, v बार के बराबर। और यही जो है v बार, उसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी। और यही एवरेज वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यही एवरेज वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, कि जब भी कोई कंडक्टर को हम बैटरी प्रोवाइड करते हैं या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, तब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन। तो वही उस वक्त वो कुछ वेलोसिटी गेन करेगा पर्टिकुलर वन डायरेक्शन में, और वही वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आप लिख सकते हो यहाँ पर, v बार इज इक्वल टू a बार इंटू टाउ, वेयर टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। वो टाइम क्या है, एक्चुअली एवरेज टाइम है, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलाइजन्स। जितने भी इलेक्ट्रॉन है, मान लो कि मैं यहाँ पर वो भी समझा दूं कि यहाँ पर ये मान लो कि पहला इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाके कोलाइड हुआ, तो ये एक टाउ 1 हुआ पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर वो टकराया, तो ये दो सक्सेसिव कोलाइजन के बीच का टाइम जो होगा वो टाउ 2 है। तो ऐसे जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ टकराते हैं, तब उनका जो टाइम होगा वो फिक्स नहीं होगा। मान लो कि पहले के लिए, और ये जो रिलैक्सेशन टाइम की जो वैल्यू है वो 10⁻⁻14 सेकंड के अराउंड होती है जनरली। तो 10⁻⁻14 सेकंड हर एक के लिए हम नहीं बोल सकते, लेकिन मान लो कि एक के लिए 10⁻⁻14 है, एक के लिए 10⁻⁻13 है, एक के लिए मान लो कि 10⁻⁻15 है। तो इनका जो एवरेज मिला के जितने भी इलेक्ट्रॉन है, उनका जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हैगा वो कितना होगा कि एक का टाउ 1 है, एक का टाउ 2 है, एक का टाउ 3 है, और nth नंबर का टाउ n है। तो उसका जो एवरेज निकालेंगे वो हमें क्या देगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, मतलब एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलाइजन्स। ये हम इसलिए करते हैं एवरेज, क्योंकि हमें हर वक्त हर एक इलेक्ट्रॉन का जो टाइम है वो फाइंड आउट करके हम हर एक का वेलोसिटी फाइंड आउट करें, वो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि भाई उसका जो टाइम है एवरेज ले लेते हैं कि भाई 10⁻⁻14 सेकंड के अराउंड होगा हर एक के लिए। मान लिया कि भाई एवरेज इतना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि भाई उसकी स्पीड एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन पता है और अगर हमें टाउ पता है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो यहाँ पर हमें जो मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहाँ पर बच्चों एक बात आपको खास याद रखनी है कि भले ही आप सोचो कि सर यहाँ पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो चेंज होगी, नहीं होगी, क्योंकि आप बोलोगे कि सर यहाँ पर जो एक्सेलरेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, अगर जब एक्सेलरेशन लगता है तो वेलोसिटी जो है वो एवरी टाइम चेंज होती जाती है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी होती नहीं है। अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं मिलेगी, वो वेलोसिटी एवरी टाइम पर चेंज होगी। लेकिन यहाँ पर भले ही एक्सेलरेशन हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन पर भले ही एक्सेलरेशन लगाती हो, फिर भी यहाँ पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी। क्यों होगी मैं आपको बता दूं कि जब भी यहाँ पर फिर से एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, यही कोलाइजन वाला, कि मान लो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया, सपोज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कोलाइड हुआ, उसके बाद क्या करेगा वो ये बैटरी की वजह से या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वेलोसिटी गेन करता है। मान लो कि v बार जितना वेलोसिटी गेन किया तो वो यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पर पहुंचा, जो दूसरे इलेक्ट्रॉन या फिर दूसरे कोई पॉजिटिव आयन के साथ वो टकराया, कोलाइड हुआ, तो उसने वो वेलोसिटी लॉस कर दी, वो वेलोसिटी क्या कर दी, लॉस कर दी। अब क्या करेगा, फिर से वो नई वेलोसिटी गेन करेगा और फिर से वो यहाँ पर मान लो कि कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिटिव आयन है वहां पर टकराएगा, तो फिर से वो अपने वेलोसिटी जो है वो लॉस कर देगा। तो होगा क्या कि मान लो कि उसने 5 मीटर पर सेकंड जितना, मान लो कि 10 पावर कुछ x जितना उसने वेलोसिटी गेन किया, सपोज फॉर एग्जांपल, तो वो x जितना वेलोसिटी गेन किया, उसके बाद क्या करता है वो लॉस कर देता है, फिर से वो x जितना गेन करता है, फिर से वो लॉस कर देता है, फिर से x जितना गेन करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम तो x तक ही जाता है, मतलब मैक्सिमम स्पीड जो है उसकी कितनी होती है, वेलोसिटी v जितनी होती है। तो उसकी वजह से हम ऐसा बोल सकते हो कि उसका जो एवरेज स्पीड है, एवरेज वेलोसिटी जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। भले ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है उस पर एक्सेलरेशन लगता है, तो एक्सेलरेशन की वजह से एक्चुअल में जो वेलोसिटी है वो टाइम टू टाइम चेंज होनी चाहिए, बिकॉज बट यहाँ पर कोलाइजन की वजह से क्या होता है कि
इलेक्ट्रॉन जो है वो वेलोसिटी गेन करता है, फिर से वो लॉस कर देता है, फिर से गेन करता है, लॉस करता है, और उनकी वजह से उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है। तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो कितना होगा, v बार इज इक्वल टू a बार इंटू टाउ, वेयर a बार इज इक्वल टू आप लिख सकते हो माइनस ई अपॉन m, वेयर e is the value of the charge 1.6 into 10 power minus 19 is the electric field and m is the mass of the electron। यहाँ पर ये याद रखना am जो है वो क्या है, mass of the electron। Now relation between current and drift velocity। Now ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड इलेक्ट्रिक करंट में लिखूंगा, यहाँ पर करंट नहीं लिखते, इलेक्ट्रिक करंट लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये भी थियरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। ये जो रिलेशन है मैं आपको समझाऊंगा। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, काफी बार ऐसा भी पूछता है कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसमें ही आ जाएगा, समझना पूरा ध्यान से। यहाँ पर मान लो कि हम थोड़ा बहुत एज्यूप्शन लिख देते हैं, उसके पहले एक कंडक्टर ले लेते हैं। चलो ये बढ़िया सा कंडक्टर मैंने ले लिया। थोड़ा बहुत एज्यूप्शन कर लेते हैं। यहाँ पर मान लो कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पोटेंशियल V वाला, पोटेंशियल डिफरेंस V जिसका है, ऐसे बैटरी को कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो कंडक्टर है उसका लेंथ L है, और क्रॉस सेक्शन एरिया जो है यहाँ पर जो हिस्टोरिकल टाइप है वो मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू ए, एज्यूम कर लिया। लेंथ जो है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितना है भाई, L है। अभी थोड़ा बहुत आगे का कुछ एज्यूप्शन लिख देते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें क्या होंगे भाई, इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो एज्यूम कर लेते हैं कि देयर आर n number of electrons per cubic मीटर, मतलब n जो है उसको हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n जो है वो क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। मतलब ये पूरा हिस्टोरिकल आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं रिपीट कर लेता हूँ एक बार। एक कंडक्टर ले लिया है, आगे वाला कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी में मैंने समझाया आपको। कंडक्टर ले लिया, यहाँ पर बैटरी को कनेक्ट कर दिया, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, यहाँ पर कंडक्टर का लेंथ L है, और बैटरी की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लगेंगे, वो भी हमें पता है। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो पहले यहाँ पर समझो करंट का फॉर्मूला क्या है, Q/T, डेल्टा Q बाई डेल्टा T, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो पहले हमें Q लाना पड़े। Q मतलब टोटल चार्ज, कि भाई टोटल चार्ज कितना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमने एज्यूम कर लिए कि भाई स्मॉल n जितने इलेक्ट्रॉन है पर क्यूबिक मीटर में, तो ये पूरे क्रॉस सेक्शन में, सॉरी पूरे कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर
ER n is equal to total number of electrons in conductor is n. n is the number of the electrons in conductor. तो टोटल नंबर के लिए क्या करेंगे हम, n इंटू टोटल वॉल्यूम. n इंटू वॉल्यूम कितना है भाई, एरिया इंटू लेंथ के बराबर, एरिया इंटू लेंथ के बराबर. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हो गए. अब टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज तो क्वांटाइजेशन वाला जो रूल्स था उसमें क्या था, टोटल चार्ज Q बराबर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय एक का चार्ज. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, NaL इंटू E. Q बराबर ये हमें टोटल चार्ज मिल गया. इतना आपको समझ में आ गया होगा कि भाई टोटल चार्ज मिल गया. अब मान लो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है और यहाँ तक पहुँचता है, तो वो टाइम लगता है T. कितना टाइम लगता है T, कितना डिस्टेंस कवर करने में, L जितना डिस्टेंस कवर करने में. तो हम ऐसा लिखते हैं कि सपोज टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस डिस्टेंस L इज T. तो यहाँ पर अगर हम इसके स्पीड जो है वो Vd लेते हैं, तो अगर स्पीड जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd है, तो इफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज Vd and time taken by the electron to cover a distance L is T. If drift velocity is Vd and time taken by the electron to cover a distance L is T, then drift velocity Vd बराबर क्या हो जाएगा, L divided by T. क्या हो जाएगा भाई, L divided by T. तो T बराबर हम कह सकते हैं L divided by Vd. यहाँ पर हमने इसको नंबर 1 दे दिया, यहाँ पर इसको नंबर 2 दे देते हैं. यहाँ तक आपको समझ में आ गया पूरा. तो अब हमारे पास करंट, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या है भाई, इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू क्या होगा, Q डिवाइडेड बाई T. इलेक्ट्रिक करंट I बराबर कितना हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई T. बट Q कितना है हमारे पास, NaLe डिवाइडेड बाई T कितना है, L इंटू Vd. तो L कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, NaEVd किसके बराबर, I के बराबर. तो I बराबर आप AVD NE लिख सकते हो. तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट. अभी थोड़ा बहुत आगे जाए तो ये I को अगर हम नीचे ले जाते हैं तो I बाय A बराबर क्या हो जाएगा, VD NE. बट I बाय A मतलब क्या है, करंट डेंसिटी J. तो VD NE that is another formula in terms of current density. तो this is the relation between current density and drift velocity. This is the relation between drift velocity and electric current. I is equal to अवनी भी आप याद रख सकते हो, I is equal to AVD NE. फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ फटाफट. तो बहुत ही इजी थियरी, अच्छे से मैंने आपको सिखा दिया. क्या करना है, पहले आपको एक कंडक्टर लेना है. कंडक्टर में काफ़ी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं. यहाँ पर हमने बैटरी कनेक्ट किया, कंडक्टर की लेंथ L रखी. बैटरी कनेक्ट करने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E जितना प्रोड्यूस हो गया. इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो हमने A एज्यूम कर लिया. लेंथ ऑफ द कंडक्टर L है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर अगर स्मॉल n है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर कितने होंगे, तो n मल्टीप्लाई बाय टोटल वॉल्यूम. तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ के बराबर. यहाँ पर टोटल चार्ज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि भाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हैं और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q बराबर NE बराबर हो जाएगा.
और n की वैल्यू में कितनी मिली, NaL मल्टीप्लाई बाय E कर दोगे, इसको नंबर 1 दे देते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट क्या था, इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करना था, और इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमें दो चीज चाहिए, वन इज द Q, सेकंड वन इज द T। यहाँ पर Q मिल गया। तब हम टाइम के लिए क्या करेंगे, क्योंकि हमारा रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ भी है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम इसमें इंक्लूड कर देंगे कि अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd है एंड अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए टाइम t लगता है, मतलब L जितना डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको टाइम t लगता है, तो vd बराबर क्या हो जाएगा, L अपॉन t, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट t बराबर क्या हो जाएगा, L अपॉन vd। इसको नंबर 2 दे दिया। अब इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हमारे पास है, I इज इक्वल टू Q बाई टी। Q की जगह यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दो, NaLe, यहाँ पर T की जगह क्या आ जाएगा, L बाई vd, तो L vd डेनोमीटर में होगा तो ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा vd, तो यहाँ पर L कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा, I इज इक्वल टू NaEVd। अगर मैं रिप्लेस करके थोड़ा बहुत आगे लिखूँ A को, तो AVDNE हो जाएगा। I इज इक्वल टू अर्निंग, अगर मैं A को नीचे ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी हो जाएगा, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, J इज इक्वल टू VDNE। नाउ डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। अभी तक हमने एक फॉर्मूला देख लिया है, I बराबर AVDNE। अभी तक हमने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया, I इज इक्वल टू AVDNE। आगे हमने बताया था मैंने आपको कि अगर कोई कंडक्टर है उसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, और वो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता था वो एक्सेलरेशन कितना था, E अपॉन m जितना, ये भी आपको पता है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला मिला था वो क्या था, A इंटू टाउ, मतलब E अपॉन m इंटू टाउ। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। तो ये फॉर्मूला थोड़ा बहुत मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हम डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ वाला जो टॉपिक है इसमें हम ये सारे फॉर्मूला का यूज करेंगे। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा, I इज इक्वल टू AVDNE, उसमें हम VD बराबर क्या रख देते हैं, E बाय m इंटू टाउ। तो AVD की जगह क्या आ जाएगा, E डिवाइडेड बाय m इंटू टाउ, VD की जगह E टाउ बाय m n इंटू E। ये समझ में आ गया आपको। अब समझो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने बैटरी लगाया उसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा, अगर ये कंडक्टर का लेंथ L है, वही वाली जो आगे की सिचुएशन थी वही एक्चुअली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, V बाय L जितना होगा। तो यहाँ पर समझो आप कि I बराबर, अगर मैं E की जगह V बाय L पुटअप करूँ तो A तो है ही, E की जगह मुझे क्या लिखना है, V बाय L, E टाउ तो है ही, वैसे E टाउ है, N E भी है, और डिवाइडेड बाय क्या है भाई, M है। ये समझ में आ गया पूरा आपको। अब देखो ये L M को ऊपर ले जाओ तो M L इंटू I बराबर क्या हो जाएगा, A V E, यहाँ पर E है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो A V स्क्वायर टाउ इंटू N। यहाँ पर V बाय I करते हैं हम, V बाय I, तो क्या हो जाएगा, M L, I को इस साइड ले जाए तो ये इस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर टाउ इंटू N। बट V बाय I इज इक्वल टू, ये देखो M जो है वो कांस्टेंट है बिकॉज ऑफ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, L पर्टिकुलर कंडक्टर का कांस्टेंट है, एरिया ये कंडक्टर का कांस्टेंट है,
स्क्वायर तो वैसे भी कांस्टेंट है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट है, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर वो भी कांस्टेंट है। मतलब ये पूरा जो टर्म है वो कांस्टेंट है, और उसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, और इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस आर। क्लियर? वेयर आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेयर आर इज इक्वल टू एम एल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर टाउ इंटू एन। ये समझ में आ गया पूरा? तो रेजिस्टेंस का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, तो मास इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर टाउ इंटू एन। अब इसमें भी अगर समझो तो अगर कोई एक बंदा है, मान लो कि ये कॉपर का टुकड़ा है, तो कॉपर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स होंगे, कॉपर में इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स होगा, कॉपर में रिलैक्सेशन टाइम फिक्स होगा, कॉपर में ये मास भी फिक्स होगा। क्लियर? लेकिन अगर हम टुकड़े वाइज अगर बात करें तो एक कॉपर का टुकड़ा इतना है, दूसरा कॉपर का टुकड़ा इतना है, तो इसका लेंथ अगर L1 लेते हैं तो आपको L2 यहाँ पर कुछ अलग दिख रहा है। ये मान लो कि क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, तो ये मान लो कि क्रॉस सेक्शन A2 है, वो भी आपको अलग अलग दिख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर ये ही कॉपर है, ये भी कॉपर है, लेकिन दोनों टुकड़ा जो है वो अलग अलग है, लेंथ वाइज बोलो तो भी अलग है, एरिया वाइज बोलो तो भी अलग है, लेकिन अभी भी इसमें कांस्टेंट क्या रहेगा, तो उसमें मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर जो होगा वो भी कांस्टेंट रहेगा, टाउ जो होगा रिलैक्सेशन टाइम वो भी कांस्टेंट रहेगा, ई जो है वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो चेंज किस में आया, एल एंड ए में। तो अभी हम बात करें तो एम स्क्वायर टाउ इंटू एन जो है वो हर एक के लिए तो कांस्टेंट होगा। अगर कॉपर के टुकड़े है तो हर एक कॉपर के टुकड़े के लिए एम स्क्वायर टाउ एन जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो उस कांस्टेंट को फिर से नाम देते हैं तो रो एल बाय ए, वेर रो इज इक्वल टू क्या होगा, एम डिवाइडेड बाय स्क्वायर टाउ इंटू एन, वेर रो इज इक्वल टू एम स्क्वायर टाउ इंटू एन। और इसी रो को हम क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी। इसी को हम क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी का एक्चुअल फॉर्मूला ये है, ये जो रजिस्टिविटी होगी वो दो के हिसाब से चेंज होगी। एक तो मटेरियल जैसे चेंज होगा तो रजिस्टिविटी चेंज होगी, क्योंकि कॉपर की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर की कुछ वैल्यू अलग होती है, आयरन की बात करें तो उसमें कुछ अलग होता है, सिल्वर की बात करें तो उसमें एन की वैल्यू कुछ अलग अलग होती है। तो मटेरियल वाइज एन की वैल्यू चेंज होती जाएगी, तो उसकी वजह से रो की वैल्यू भी चेंज होगी। दूसरी बात, टाउ पर भी डिपेंडेंट है रो। तो रिलैक्सेशन टाइम, अब रिलैक्सेशन टाइम अभी हमने पूरा डिस्कस किया था आगे वाले कॉन्सेप्ट में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट में। तो रिलैक्सेशन टाइम में हमने थर्मल एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट लिया था। अब थर्मल एनर्जी मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो थर्मल एनर्जी में भी कुछ बदलाव आएगा, और थर्मल एनर्जी की वजह से ये रिलैक्सेशन टाइम भी चेंज होगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रिलैक्सेशन टाइम में चेंज आएगा, और रिलैक्सेशन टाइम में चेंज आने की वजह से भी रजिस्टिविटी जो होती है वो चेंज होती है। तो रजिस्टिविटी दो चीज़ पर डिपेंडेंट है, दो फैक्टर पर डिपेंडेंट है। वन इज मटेरियल, दूसरा टेम्परेचर। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस जो है वो मटेरियल पर भी डिपेंडेंट है ही, उसके टेम्परेचर पर भी डिपेंडेंट है, वो लेंथ पर भी डिपेंडेंट है, एज वेल एज एरिया पर भी डिपेंडेंट है। मतलब डायमेंशन पर भी डिपेंडेंट है एज वेल एज लेंथ पर भी डिपेंडेंट है रेजिस्टेंस। और रेजिस्टिविटी की बात करें तो रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल एंड टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। तो आपको ये जो पूरा कहानी है मैंने आपको समझाया आज पूरा, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।